हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शब्द शक्ति पढ़ाने वाली हूँ। तो शब्द शक्ति विवेचन पर बात करेंगे हम। सबसे पहले हम शब्द शक्ति का अर्थ जानेंगे, उसके बाद अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति पर बात करेंगे। ठीक है। तो जो शब्द शक्ति होती है उसका मतलब होता है कि शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। जो शक्ति होती है शब्द की वो उसका अर्थ बताती है। कोई शब्द कहा गया है, ठीक है, जैसे गौ, गौ मतलब गाय होता है, ठीक है। तो गौ तो शब्द है, उसको हमने गाय की, मतलब जैसे हमने एक जानवर देखा है तो उसकी तस्वीर हमारे सामने बन जाती है गाय की, ठीक है। तो वो हमें उसका अर्थ पता चल गया कि गौ लिखा है, गौ मतलब गाय है ना, तो वो शक्ति है, ठीक है। और शब्द का कारण जिसके द्वारा कार्य का संपादन होता है उसे व्यापार कहा जाता है, ठीक है। अब व्यापार मतलब जैसे मैं समझाती हूँ, जिस तरह घड़ा होता है बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, चाक की ज़रूरत पड़ती है, दंड की, कुम्हार की आदि कारण है, ठीक है। तो उन्हें हम कारण कहेंगे, काव्य शास्त्र की भाषा में इसे कारण कहेंगे। और चाक का घूमना वह व्यापार है, मतलब जो सामान लगा वो कारण है और जो प्रोसेस हुआ कि उसको घुमा कर बना रहे हैं वो व्यापार है जिससे घड़ा बनता है। उसी प्रकार अर्थ बोध कराने में शब्द कारण है, ठीक है। कि कोई भी अर्थ हम ग्रहण करते हैं तो उसमें शब्द जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि ये सामान लगा, ये शब्द है, ठीक है। और अर्थ का बोध कराने वाले जो होते हैं व्यापार होते हैं। और व्यापार में क्या होता है, और यहाँ पे व्यापार क्या होगा, जैसे चाक को घुमाना व्यापार था घड़ा बनाने के प्रोसेस में, यहाँ पे जो व्यापार होगा शब्द शक्ति विवेचन में वो होगा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और क्या कहते हैं, तात्पर्य वृत्त। तात्पर्य वृत्त कुछ विद्वानों ने माना है कि ऐसा कुछ भी होता है और कुछ ने इसको अस्वीकार किया है। तो मेन बेसिकली अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पढ़ा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब मैं आपको पढ़ाऊँगी ना, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन आ जाए कि शब्द शक्ति विवेचन कीजिए, या फिर क्या होता है कि सिर्फ 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभिधा को डिफाइन कीजिए और लक्षणा को या व्यंजना को, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सबके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। भारतीय आचार्यों ने इन्हीं को शब्द की जो शक्ति है या वृत्ति नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे शक्ति नाम दिया है, तो मम्मट ने इसे वृत्ति, ठीक है। भारतीय आचार्यों ने अर्थ के 3 प्रमुख भेद किए हैं, वाच्यार्थ, लक्षार्थ, व्यंग्यार्थ। एक चौथे प्रकार का अर्थ तात्पर्य वृत्त यानी तात्पर्यार्थ को भी कुछ आचार्यों ने स्वीकृति दी है, किंतु इसके संबंध में मतभेद रहा है। वाच्यार्थ की उपलब्धि अभिधा व्यापार से होती है, अर्थात साक्षात संकेत दिए गए शब्द जो का अर्थ होता है का जो शब्द अभिधा व्यापार द्वारा बोध कराता है वाचक कहलाता है। सिंपल समझो, अभिधा, ठीक है, अभिधा का जो अर्थ लिया जाता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। इसी तरह लक्षणा का जो अर्थ लिया जाता है वो लक्षण कहलाता है और व्यंजना का व्यंग्यार्थ कहलाता है, ठीक है। सिंपल, वाचक शब्दों से प्राप्त अर्थ को वाच्यार्थ है ना, तो वाचक जो शब्द होते हैं या अभिधा जो शब्द होते हैं उनसे जो अर्थ प्राप्त होता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। इसी तरह लक्षार्थ में लक्षणा शब्द शक्ति होती है और व्यंग्यार्थ में व्यंजना शब्द शक्ति सक्रिय होती है, यानी कि व्यंजक शब्दों से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का जो है वो विस्तार से हम पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, पाठक और श्रोतक या श्रोता जो होता है को अभिधा से जो अर्थ मिलता है उसे मुख्यार्थ कहते हैं। मतलब जिसको हमने पढ़ा और जो उसका समाज में प्रचलित अर्थ है उसी रूप में हमने उसको ग्रहण कर लिया, तो वो क्या है, वो मुख्यार्थ हो गया। जैसे मैंने कहा कि 5 बज गए हैं, शाम हो गई, ठीक है, तो सिंपल मैंने उसी वे में लिया कि भाई 5 बज गए हैं और शाम हो गई है। और वहीं पे जब उसको व्यंग्यार्थ के तरीके में लेंगे ना,
तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि मैं कोई काम करे जा रही हूँ, हालांकि उसका टाइम ख़त्म हो गया है और अब इतने बज गए हैं, मतलब मुझे उठना चाहिए अब, ठीक है। तो जो मुझे कह रहा है कि 5 बज गए हैं, अब शाम हो गई है, उसका मतलब यही है कि भाई ये काम ख़त्म करो, अब कोई और काम करने का या खाना बनाने का टाइम हो गया, ठीक है। तो व्यंग्यार्थ में ना वो अर्थ लिया जाएगा, वहीं पे वाचक में या फिर मुख्य अर्थ में इसका सिर्फ सिंपल अर्थ लिया जाएगा, जो बोला उसी को ले लिया, है ना, मुख्य अर्थ ही लिया जाएगा। यही अंतर होता है इनमें, ठीक है। शब्द शक्ति यही सिखाती है, क्यों देखो जैसे पाठक और श्रोतक को अभिधा से जो अर्थ मिलता है उसे मुख्य अर्थ कहते हैं, क्योंकि सामान्य मानव जीवन भाषा के अभिधा व्यापार से ही चलता है। मतलब जो व्यक्ति जिसको जैसा बोलता है वो उसी अर्थ में उसको ले लेता है, तो वो मुख्य अर्थ या अभिधा व्यापार कहलाता है ना। अभिधा व्यापार की लोक व्यापकता को देखते हुए कुछ आचार्यों ने अभिधा को लक्षणा व्यंजना की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया है। अभिधा उत्तम काव्य है, ठीक है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। और अभिधा में लक्षणा व्यंजना से ज़्यादा लोक विस्तार है, हाँ, क्योंकि देखो जो व्यंग्यार्थ में या लक्ष्यार्थ में जो होते हैं वो लोग उसको तब शब्दों के साथ ज़्यादा खेल सकते हैं, या जिनका शब्द वोकैबुलरी ज़्यादा विस्तृत होती है, जो ज़्यादा शिक्षित होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, तो जो चीज़ जिस कंटेक्स्ट में बोला है वो उसको ज़्यादा जल्दी कैच कर पाते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उनकी अच्छी होती है, ऐसा होता है। वहीं पे जो आम साधारण लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनमें ना क्या होता है कि साधारण अभिधा जैसे जो शब्द व्यापार होते हैं वही व्यापार यानी शब्द शक्ति जो होती है वही फेमस होती है, कि मतलब आपने जो लिखा है, जैसे सिंपली लिख दिया कि यह फूल तोड़ना मना है, ठीक है, तो भाई ले लिया कि हाँ इसी कंटेक्स्ट में भाई फूल तोड़ना मना है, मतलब तोड़ना मना है, सिंपल मुख्य अर्थ वही ले लिया, क्योंकि वही फेमस है, वही प्रचलित है ना। तो वही होता है कि अभिधा मतलब सिंपल जो लिखा हुआ है उसको उसी अर्थ में ग्रहण कर लेना, सिंपल जो प्रचलित है ना। और ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है लोगों के बीच में, लोग बहुत ज़्यादा गहराई में जाके शब्दों के अर्थ को नहीं पहचान पाते हैं, लोग इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका लोक विस्तार ज़्यादा है, ठीक है। वाचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो मुख्यार्थ साक्षात संकेतित या फिर साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराते हैं, है ना। और वाचक को संकेतिक शब्द भी कहते हैं। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है, जो कि आपने ऊपर भी पढ़ा है। वाच्यार्थ के अन्य नाम भी हैं, प्रसिद्धार्थ, मुख्यार्थ आदि, ठीक है। अभिधा शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है। आपने शब्द के भेद जब पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। मैंने ये MSD 7 में भी पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ बोध लोक प्रचलन की समुदाय शक्ति द्वारा होता है ना। मतलब जो रूढ़ हैं, जिनका जो अर्थ हमेशा से परंपरा से लिया आता रहा है ना, जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती, जैसे घोड़ा, गढ़, ठीक है। तो ये क्या है कि इनको अलग भी नहीं कर सकते, इनके टुकड़े भी नहीं हो सकते, जो लिखा है ठीक है उसी अर्थ में उसको ले लिया। इसी तरह यौगिक जो शब्द होते हैं उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ बोध की शक्ति द्वारा होता है, यानी कि जिसमें एक तो उसका धातु शब्द है उसके साथ प्रत्यय लग गया, तो यौगिक शब्द हो गए वो। जैसे शुद्धांशु, शुद्ध जमा अंशु, है ना, तो या दिनकर, तो दिन जमा कर, 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों शब्द मिलके क्या है बन गया यौगिक शब्द, तो ये दिनकर हो गया या दिवाकर आदि, ये यौगिक शब्द होते हैं। इसी तरह योगरूढ़ शब्द वो होते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ बोध अवयव की शक्ति के संयोग से होता है। मतलब कि एक तो जैसे यौगिक शब्द की तरह होते हैं ये भी, है ना। जैसे हो गया जलज, ठीक है, तो जलज मतलब होता है जल से उत्पन्न, ठीक है, पानी में उत्पन्न जो होता है उसे जलज कहते हैं। लेकिन योगरूढ़ जो होते हैं उसमें उसका जो साधारण अर्थ ना लेकर उस अर्थ से इतर जो अर्थ लिया जाता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जलज मतलब होता है कमल, ठीक है। तो अगर आप जलज का मतलब लोगे जल से उत्पन्न, तब वो यौगिक कहलाएगा। लेकिन जब क्या बोलते हैं
जलज मतलब आप लोगे कमल, तो वो योग रूढ़ कहलाएगा। ठीक है। वस्तुतः अभिधा व्यापार द्वारा वाचक शब्दों से अर्थ का स्पष्ट प्रत्यक्ष संकेत मिलता है। ठीक है। जैसे गौ शब्द कहने से एकदम एक विशिष्ट प्रकार के पशु का बोध होता है। निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संकेत जाति और व्यक्ति दोनों का है। सार संक्षेप यह कि 4 अर्थों में संकेत ग्रहण होता है: जाति, गुण, क्रिया या दृच्छा। शक्ति ग्रहण के 8 साधन माने गए हैं। व्याकरण, उपमान ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षार्थ व्यापार कहा जाता है। यानी कि जो मुख्य अर्थ होता है बाधित होने पर जो रूढ़ या फिर प्रयोजन के कारण, यूज़ के कारण, या जिस पर्पस से उसको यूज़ करने जा रहे हो उस कारण से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला जो शब्द होता है उसका कोई अन्य लक्षित अर्थ निकले तो वो लक्षार्थ कहलाता है। ठीक है। और फिर जैसे कुशल शब्द का अर्थ होता है कुश को उखाड़ कर लाने में चतुर। कुश मतलब घास होती है, तो कुशल मतलब होता है कुश को उखाड़ कर लाने में चतुर। इस कार्य के लिए चतुरता ज़रूरी है। अपने हाथ को क्षतिग्रस्त किए बिना कुश को उखाड़ने की कला विधि में चतुर। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य कुशल है तो हमारा अभिप्राय होता है कि वह कार्य करने में कुशल या दक्ष या प्रवीण है। व्यवहार में यही अर्थ प्रचलित हो गया है, किंतु मुख्यार्थ से संबंध होने पर जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्षार्थ का बोध कराए वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। और किसी भी भाषा के सभी मुहावरे लोकोक्ति रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे आँखों का तारा होना, आँखों का कांटा होना आदि। ठीक है। तो यानी जो लक्षणा होती है वो उसके दो भेद किए गए हैं। एक होता है रूढ़ा लक्षणा, एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है। आप इसको स्किप कर देना, आप सिंपली सिर्फ लक्षणा जो होता है उसका मतलब लिखना। ठीक है। और उसके बाद अगर सिर्फ लक्षणा आ जाए शब्द शक्ति तब आप इस पूरे पैराग्राफ को लिखना। ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है कि जैसे जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्षार्थ का बोध कराए वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। ठीक है। जैसे गंगा में अहीरों की बस्ती है। ठीक है। गंगायाम घोषा का अभिधा में अर्थ होगा कि गंगा में अहीरों की बस्ती है, और कहने का प्रयोजन है कि गंगा तट पर जहाँ अहीरों की बस्ती है वहाँ वही शीतलता और पावनता है जो गंगा के धारा में है। यहाँ प्रयोजन यानी जिस उद्देश्य से हम उसको यूज़ कर रहे हैं शब्द को, व्यंजना का विषय है। ठीक है। इसी कारण प्रयोजनवती लक्षणा को व्यंजन आश्रित स्वीकार किया गया है और उसे नया नाम दिया गया है सव्यंग्या लक्षणा। ठीक है। इतना इसमें नहीं फंसना है, सिंपली जब ये वाला एग्जाम्पल याद रखना आप, गंगायाम घोषः यानी प्रयोजन के अनुसार जो है शब्द का अर्थ है अलग तरह से ग्रहण किया जाता है। ठीक है। तो उस वजह से उसका अर्थ बदल जाता है। अब हम व्यंजना शब्द शक्ति पर बात करेंगे। तो व्यंजना शब्द शक्ति के मैंने नोट्स भी बनाए हैं, साइड में लिखे हुए हैं, बाकी आप देख लेना कि अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द का जो तीसरी शक्ति होती है वो व्यंजना होती है। आँखों में लगा हुआ अंजन यानी काजल जिस प्रकार दृष्टि दोष यानी जो आँखों में कम देखने की आई साइट्स होती हैं उसका जो दोष होता है को दूर कर उसे निर्मल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ लक्षार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ घोषित करती है। यानी व्यंजना जो होती है उसका वो अर्थ निकालती है जो क्या होते हैं उसमें छिपा हुआ अर्थ होता है। ठीक है। वो अर्थ
किंतु व्यंजना शब्द के साथ अर्थ पर भी आधारित होता है। यानी कहने का ये मतलब है कि भारतीय काव्यशास्त्र में व्यंग्यार्थ के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ध्वन्यार्थ है ना, जैसे आप ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो व्यंग्यार्थ को आप और विस्तार से उसमें पढ़ेंगे, तो उस वे में भी इसको लिया जाता है। ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति से शब्द का सूक्ष्मतर गहनतर अर्थ व्यंजित और ध्वनित होता है। कहने का मतलब जैसे अभिधा लक्षणा के विराम लेने पर जो विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। अंजन, जैसे अंचल में दूध और आँखों में पानी, ठीक है, तो इसका अर्थ अलग लिया जाता है, क्योंकि आंचल में दूध मतलब वात्सल्य की बात हो रही है, ममता की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो उसका अलग अर्थ लिया जाएगा। यहीं पे कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना, यहाँ पे इसका अलग अलग तरह से अर्थ ले सकते हैं हम। ठीक है, कि जो क्या है, जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, उसको भी एक तरह से इसको सलाह दी जा रही है ना, कि तुम अपनी थोड़ी पतवार जो है वो संभाल कर थामना। तो अलग अलग जो व्यक्ति हैं उसका अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, और यही जो है व्यंग्यार्थ की विशेषता होती है। इसी तरह जैसे प्रधान अध्यापक ने कहा 10 बज गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 10 बज गए मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ 10 बज गए हैं, अब टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, अब देर हो गई है, या 10 बज गए अब क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, ठीक है, असेंबली ख़त्म हो गई है। तो किसी भी वे में जो है इसका अर्थ अन्य अर्थ लिया जा सकता है। ठीक है, और कहने के लहजे के हिसाब से भी कई बार क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। ठीक है, और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक व्यंजना होती है, एक आर्थी व्यंजना होती है। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, जो व्यंजना होती है वो शब्द पर निर्भर हो, ठीक है, और शब्द बदल देने पर, जो अर्थात पर्याय रख देने पर, यानी उस शब्द को बदलकर उसका कोई पर्याय रख दिया जाए तो अर्थ बदल जाता है। ठीक है, वहाँ शब्दी व्यंजना होती है। यहाँ से सारा खेल क्या होता है, शब्द का होता है, और शब्द को बदलकर उसकी जगह उसका पर्याय रख दो तो उसका अर्थ बदल जाए तो वो शाब्दी व्यंजना कहलाती है। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, ठीक है, तो पानी शब्द को हटा देने पर आप कुछ और उसका पर्याय रख दोगे तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। इसमें पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, है ना, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, है ना, कि एक बार जब व्यक्ति प्रतिष्ठा चली जाती है तो फिर, है ना, उसे चमक या सम्मान या जल, ठीक है, एक साधारण पानी मतलब जल होता है, और वहीं पे दूसरा इसको पूरा पढ़े तो उसका सम्मान भी होता है। एक बार व्यक्ति का सम्मान चला जाता है तो वापस नहीं आता, तो उसका पर्याय रख देने पर वो नहीं रहेगा, ठीक है, उसका वो अर्थ नहीं रहेगा। इसी तरह आर्थी व्यंजना, जब शब्दार्थ की व्यंजना किसी शब्द पर आधारित ना होकर पूरे अर्थ पर आधारित होती है, और तो वहाँ पर वो अर्थी व्यंजना होती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन ठवे जात अजय वहे व यमुना के तीर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थी व्यंजना हमें देखने को मिलती है ना। व्यंजना के शब्द यहाँ पे लिखा भी हो 4.5.1 में कि व्यंजना शब्द शक्ति के भेद कितने 2 हैं, एक शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। आपको यहाँ पसंद नहीं आता है पेन से लिखा हुआ तो आप यहाँ पर भी ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसके आर्थी व्यंजना। ठीक है, आर्थी व्यंजना का एक और उदाहरण दिया हुआ है, निरखी सेज रंग रंग भरी लगी उसावे लैन कछू न चैन चित में रहियो चढ़त चांदनी रैन। ठीक है, पद्माकर की पंक्तियाँ ये बहुत खूबसूरत जिस प्रकार इसको बताया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जितना कम टाइम है और जितना अच्छे से मैं समझा सकती थी मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास किया है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा करना, ये पेपर सबको पता होगा कि 100 नंबर का आएगा, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी विज़िट कर लेना। बाकी मेरी एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन पर आएगी, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।